वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज है हमारा डे 10 हमारे 18 डेज पाइथन चैलेंज का। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आपके एमसीक्यूज भी आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप भी आते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप भी आते हैं, और साथ ही में इससे आपसे कमांड्स भी पूछी जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज के लिए हमारा टॉपिक है एसक्यूएल या सिंपली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो सबसे पहले इस आज का हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ कि आपका एक्चुअल में एसक्यूएल है क्या। तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट इज एसक्यूएल। तो देखिए एसक्यूएल आपका है क्या। तो एसक्यूएल को हम बोल देते हैं कि ये आपका एक क्वेरी लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। यानी कि डेटाबेस को क्रिएट करना हो, डिलीट करना हो, अपडेट करना है, उसमें कोई चेंजेस करने हैं, तो ये सभी हम जिस लैंग्वेज की मदद से करते हैं उसी को हम बोल देते हैं एसक्यूएल या सिंपली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इसको मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इट इज अ क्वेरी लैंग्वेज। इट इज अ क्वेरी लैंग्वेज। ये क्वेरी लैंग्वेज है दैट इज यूज्ड टू क्रिएट कॉमा अपडेट कॉमा डिलीट एंड मैनेज डेटा इन रिलेशनल डेटाबेसेस। तो देखिए सिंपल सा है, ये क्वेरी लैंग्वेज हमारी है, यानी कि क्वेरी यानी कि सवाल पूछना। ये क्वेरी लैंग्वेज है जो कि सिंपली हमको हेल्प करता है डेटा को क्रिएट करने, अपडेट करने, डिलीट करने या सिंपली मैनेज करने में। किसमें? रिलेशनल डेटाबेसेस में, यानी कि ऐसे डेटाबेसेस में जो कि आपका टेबुलर फॉर्म में होते हैं। तो इसी लैंग्वेज को हम बोल देते हैं एसक्यूएल या सिंपली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को यूज करने के बेनिफिट्स क्या है या सिंपली एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मेजर एडवांटेज है एसक्यूएल को यूज करने का कि एसक्यूएल आपका पोर्टेबल है या सिंपली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। भले आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें, जो एसक्यूएल है ये आपका हर जगह यूज होता है या हर जगह इसको हम यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एसक्यूएल इज पोर्टेबल। एसक्यूएल सिंपली आपका पोर्टेबल है, या इसी चीज को हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी बोल देते हैं। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसके बाद दूसरा, अब देखिए आपका जो एसक्यूएल है, जैसे अगर आप फाइल सिस्टम का यूज़ करें तो इसमें एक लिमिट होती है, आपका ही सिस्टम है, उसी पे आप सिंपली डेटा को मैनेज करते हैं। लेकिन एसक्यूएल की मदद से जो आपका काफ़ी ज़्यादा भी अगर डेटा होता है तो उसको भी काफ़ी आसानी के साथ मैनेज किया जा सकता है। तो अगला पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी मैनेज्ड ईजिली। तो काफ़ी ज़्यादा अगर आपका डेटा है तो उसको भी हम काफ़ी आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। नंबर 3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे जितनी भी आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं, जैसे जावा है या सिंपली सी प्लस प्लस है, पाइथन है, ये सभी अपने बैकएंड ऑपरेशंस के लिए एसक्यूएल का ही यूज़ करती हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं ऑलमोस्ट जितने भी हैं सभी यूज़ करती है। तो मैं बोल सकता हूँ ऑल हाई लेवल लैंग्वेजेज यूज़ एसक्यूएल फॉर देयर बैकएंड ऑपरेशन for their back end operations। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। तो सिंपल सा है, काफ़ी इतने एडवांटेज या बेनिफिट्स काफ़ी हुए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स क्या होते हैं या सिंपली कमांड्स क्या होती हैं। तो अब देखिए एसक्यूएल की जितनी भी कमांड्स हैं मेनली 4 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। इसमें सिलेबस में तो केवल हमारे 2 ही हैं, लेकिन वैसे 4 पार्ट में इन सभी कमांड्स को डिवाइड किया गया है। इनको हम सब लैंग्वेज भी बोलते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आ जाता है डीडीएल कमांड। तो इसका फुल फॉर्म आई होप आपको ऑलरेडी आता होगा। फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब देखिए डेटा डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ, यानी कि डेटा को हम डिफाइन कर रहे हैं कि डेटा किस टाइप का होगा। यानी कि अगर आपने डेटाबेस को क्रिएट करना है तो डेटाबेस बनाने के बाद आप उसमें टेबल्स को क्रिएट करेंगे। तो टेबल के अंदर जितने भी आपके फील्ड होते हैं, फील्ड यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉलम बनाए या फील्ड बनाए, तो उन कॉलम के नेम क्या होंगे, उसमें डेटा टाइप क्या आएगा, उसमें कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे। कॉन्स्टेंट आपकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपका प्राइमरी की है, कहीं पे आपने यूनिक डेटा देना है, कहीं पे आपने डुप्लीकेट डेटा नहीं देना, नल डेटा नहीं देना। तो ये आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं, चेक वगैरह, तो इनको हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम कब डिसाइड करते हैं, आपका डीडीएल के अंदर, यानी कि डेटा को हम डिफाइन कर रहे हैं या डेटा की हम डेफिनेशन बना रहे हैं। तो इसके अंदर आपके जो कमांड आते हैं, कई बार
बार ना आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी देंगे, राइट टू DDL कमांड या टू DML कमांड, या हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके के भी आए हैं, आपको बहुत सारी कमांड दे देंगे और बोलेंगे इसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि DDL कमांड कौन सी है और DML कमांड कौन सी है। तो देखिए DDL कमांड के अंदर आपके कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका क्रिएट कमांड हो गई, जिससे हम डेटाबेस भी क्रिएट करते हैं, टेबल भी क्रिएट करते हैं। इसके अलावा आपका ऑल्टर कमांड है, यानी कि एक बार हमने टेबल बना दिया आपका डेटाबेस के अंदर, तो उस टेबल में कोई चेंजेस करने हैं, कोई नया कॉलम ऐड करना है, कुछ कॉलम डिलीट करना है, उसका डेटा टाइप चेंज करना है, तो ये आपका होता है ऑल्टर कमांड से। इसके अलावा यूज़ कमांड आपकी होती है, शो कमांड आपकी होती है। इसके अलावा आपका ड्रॉप कमांड होती है, डेटाबेस को ड्रॉप करना हो, स्टार्टिंग में जब आप सॉफ्टवेयर चलाते हैं, MySQL सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम शो कमांड का यूज़ करते हैं, यूज़ कमांड का यूज़ करते हैं उसको डेटाबेस को इनेबल करने के लिए। तो पहला तो आपका हो गया DDL यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरा आपका आ जाता है DML, तो इसका फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी आता होगा, नहीं तो एक बार आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म लिखिए, देखते हैं कितनों को ये फुल फॉर्म याद है। बेसिक सा ये फुल फॉर्म है। तो DML का यहाँ पे फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो देखिए इसका नाम ही यहाँ पे बता रहा है कि डेटा को हम मैनिपुलेट करेंगे, यानी कि एक बार सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या किया, आपने डेटाबेस बनाया, डेटाबेस के अंदर आपने टेबल बनाया और उसका स्ट्रक्चर भी तैयार किया, किसकी मदद से, कि कॉलम क्या होगा, उसमें डेटा टाइप क्या होगा, उसमें कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे, ये हम करते हैं DDL की मदद से। देन जब आपकी टेबल बन गई, अब क्या काम होता है, उस टेबल में डेटा को इंसर्ट करना। तो ये जितनी भी कमांड है यानी कि डेटा को मैनिपुलेट करने की, ये सभी आपकी आती हैं DML के अंदर या सिंपली डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर। तो इसमें कमांड कौन कौन सी होती हैं, आपका इंसर्ट कमांड होती है, डेटा को इंसर्ट करना हो। इसके अंदर आपका अपडेट कमांड होती है, इंसर्ट करने के बाद आपने अपडेट करना है। इसके अलावा हम यहाँ पे डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। अब देखिए कई बार अन्य यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है ड्रॉप कमांड और डिलीट कमांड में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ड्रॉप कमांड DDL का पार्ट है, यानी कि डेटा डेफिनेशन वाले का पार्ट है, और डिलीट कमांड आपका डेटा को डिलीट करेगा। ये आपका पूरे डेटाबेस को ड्रॉप करता है या सिंपली डिलीट करता है या टेबल को डिलीट करता है, लेकिन डिलीट कमांड जो आपके रिकॉर्ड होते हैं उनको डिलीट करता है। तो देखिए सिंपल सा ये है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सेलेक्ट कमांड, जब आप डेटा को सेलेक्ट करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो सेलेक्ट कमांड से ही आते हैं। तो आई होप आपको DML कमांड भी यहाँ पे आ गई होंगी। इसके अलावा दो यहाँ पे और लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे आपका DCL है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिनकी मदद से हम डेटा को कंट्रोल करते हैं, जिसके अंदर आपकी कमांड आती हैं, जैसे ग्रांट कमांड है, रिवोक कमांड है, तो ये आपकी कमांड है। इसके अलावा आपका TCL कमांड भी होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है TCL, और इसके अंदर कमांड आते हैं जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे डेटाबेस में, तो वहाँ पे इनका यूज़ होता है। इसके एग्जांपल हैं जैसे कमिट कमांड है, सेव पॉइंट हो गया, रोल बैक हो गया, तो ये सभी कमांड आपकी आ जाती हैं TCL के अंदर। तो आई होप आपको चारों कमांड समझ में आ गई होंगी। एग्जाम में केवल आपसे DML और DDL कमांड ही पूछी जाती हैं, केवल यही आपके सिलेबस में है। तो इसके बाद अगला हम देखते हैं यहाँ पे रूल्स क्या है। जब भी आप SQL कमांड्स को लिखेंगे तो उसमें कुछ रूल्स को फॉलो करने होते हैं, जैसे आपका SQL को लिखने का, उसको सिंटैक्स का यूज़ करने का कुछ रूल्स हैं, सेम यहाँ पे भी हैं। तो इसका पहला रूल है, आपके बेसिक से यहाँ पे रूल है कि आपके जो कमांड होती हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होती। तो कमांड्स आर नॉट केस सेंसिटिव, आर नॉट केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, यानी कि आप अपर केस में लिखिए, लोअर केस में लिखिए, दोनों एक ही चीज़ यहाँ पे है। इसके अलावा जैसे आपका पाइथन है, तो पाइथन में हम क्या करते हैं, जो कमांड है, जैसे आपने कोलन लगाया उसके बाद इंटेंड में हम लिखते हैं, तो यहाँ पे आप चाहें तो मल्टीपल लाइन्स में भी लिख सकते हैं, यानी कि आप एक कमांड लिख रहे हैं, काफ़ी बड़ी कमांड है, आप एंटर मार के अगली लाइन में लिखिए तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो अगला यहाँ पे जो नियम है, रूल है, वो है कमांड्स कैन बी रिटन या इंस्ट्रक्शंस कैन बी रिटन, commands can be written, commands can be written in multiple lines, in multiple line। तो कमांड्स को हम मल्टीपल लाइंस में यहाँ पे लिख सकते हैं। नंबर 3, आप जब भी कोई SQL कमांड आपने अभी तक लिखी होगी तो आपने देखा होगा हर एक कमांड को हम टर्मिनेट करते हैं या एंड करते हैं सेमीकोलन पे, यानी कि SQL तभी एक कमांड को कंप्लीट मानता है जब उसमें लास्ट में आप सेमीकोलन लगाएंगे। तो अगला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ all commands are terminated, all commands are terminated
यूजिंग सेमीकोलन। तो सेमीकोलन सिंबल का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा चौथा यहाँ पे रूल है कि जितने भी आपके पैरामीटर्स होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं कॉमा की मदद से। जैसे आप अभी देखेंगे आगे, कल हम देखेंगे DDL कमांड्स के अंदर, जब हम कमांड देंगे तो अलग अलग कॉलम के नेम हम लिखेंगे और उनको हम सेपरेट करेंगे सिंपली आपका कॉमा की मदद से। तो पैरामीटर्स आर सेपरेटेड, पैरामीटर्स आर सेपरेटेड यूजिंग आपका कॉमा ऑपरेटर। तो कॉमा की मदद से हम यहाँ पे इनको सेपरेट करते हैं। और लास्ट पांचवा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी हम एसक्यूएल के अंदर आपका कांस्टेंट देते हैं, बेसिकली कैरेक्टर या स्ट्रिंग कांस्टेंट या डेट कांस्टेंट, तो इनको हमने इंक्लोज करना है सिंगल या डबल कोट्स में। कई बार एग्जाम में गलती हो जाती है, हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग्स का यूज़ करते हैं, कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं, डेट्स का यूज़ करते हैं। तो आप जब भी इनका यूज़ करेंगे तो आपने इनको इंक्लोज करना है सिंगल या डबल कोट्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो आपका स्ट्रिंग है या सिंपली कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रिंग एंड डेट्स आर enclosed within सिंगल और डबल कोट्स, सिंगल और डबल कोट्स। तो ये सिंपल सा इसका ये भी एक रूल है। तो बेसिकली ये 5 रूल ही यहाँ पे हैं। जब भी आप एसक्यूएल कमांड लिखेंगे तो इन सभी का आपने रूल्स को फॉलो करना है। इसके बाद लास्ट टॉपिक आज हम सीखने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो डेटा टाइप्स बेसिकली 5 ही डेटा टाइप हैं। वैसे इनके सब पार्ट तो काफ़ी हैं, जैसे इंटीजर है तो स्मॉल इंट, बिग इंट है, लेकिन बेसिकली आपके 5 ही हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं डेटा टाइप लिख देता हूँ, डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, जैसे आपका करेक्टर है, इसके अलावा आपका वेर कैर है, आपका इंटीजर है, आपका फ्लोटिंग पॉइंट है और आपका डेट है। अब इसके एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। जैसे करेक्टर है, मैंने कहा हमको नेम देना है करेक्टर में, और अगर आप केवल करेक्टर लिखते हैं इसका मतलब है सिंगल करेक्टर, लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई नंबर देते हैं तो ये टोटल अपर लिमिट इसकी हो जाती है। वैसी वेर कैर, इसमें हम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल एड्रेस मैंने यहाँ पे दिया और इसमें मैं दे देता हूँ वेर कैर, वेर कैर मान लीजिए मैंने इसमें 500 यहाँ पे लिख दिया। इतना बड़ा एड्रेस तो होता नहीं है, लेकिन चलिए इसको हम लिख लेते हैं। वैसे ही इंटीजर, इसमें मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल प्राइस मैंने यहाँ पे ले लिया इंटीजर टाइप। वैसे ही हमारा मार्क्स यहाँ पे हो गया फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, फ्लोट, और हमने डेट ऑफ बर्थ चलिए यहाँ पे ले ली डेट टाइप में। तो बेसिकली ये ही 5 आपके डेटा टाइप यहाँ पे यूज़ होते हैं। अब देखिए, कई बार क्वेश्चन आता है करेक्टर और वेर कैर, यानी कि कैर और वेर कैर में क्या डिफरेंस है, इन दो की जरूरत क्यों पड़ी। तो कैर जो होता है ये आपके छोटे डेटा टाइप्स के लिए होता है, या छोटे जब हमको वैल्यूज चाहिए होती हैं, जैसे नेम है, सरनेम है, इनमें हम यूज़ करते हैं। और इसकी एक लिमिट होती है केवल 255 करेक्टर्स तक की। अब जैसे मान लीजिए मैंने नेम करेक्टर 20 यहाँ पे लिखा है, तो मैक्सिमम कितने करेक्टर्स आ सकते हैं, 20। अब मान लीजिए किसी का नाम है, उसके अंदर केवल 5 ही लेटर्स हैं या 5 ही सिंबल्स हैं, तो 5 के बाद जो बचे हुए 15 है वो आपका वेस्ट जाता है, लेकिन वेर कैर में ऐसा नहीं होता है। तो आई होप इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। तो ये जितने भी टॉपिक्स थे आई होप आपको सभी समझ में आ गए होंगे। बेसिक से ये टॉपिक है, और अगर आपने प्रीवियस डे के जो वीडियोस हैं वो नहीं देखे हैं तो चैलेंज ऑलरेडी ऑन है, डे 10 हमारा चल रहा है। तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का डे भी खत्म होता है, डे 10। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल, यानी कि डे 11 के अंदर।